सिक्स्थ छठे चैप्टर से हम आज कुछ प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करेंगे अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे आपको कौन कौन से या कैसे प्रश्न मिल सकते हैं, इस टॉपिक में है क्या, उसके बारे में हम जनरल डिस्कशन करेंगे आज। और इसी जनरल डिस्कशन को आप अपने दिमाग में रख सकते हो और जिससे आप कोई भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर बना सकें। इस चैप्टर में दरअसल है क्या, जैसे पीछे हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था कि बच्चों को कौन कौन सी खेल क्रियाएं करवाई जा सकती हैं। वहाँ पे हमने ये सीखा था कि अलग अलग जो दृष्टिकोण हैं उनका विकास करने के लिए, अलग अलग पहलू जो हैं उनका विकास करने के लिए हमें कौन कौन सी खेल क्रियाएं करवानी चाहिए। और अब यहाँ पे है कि वो खेल क्रियाएं जो होंगी या जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, खेल क्रियाएं हैं, प्ले वे मेथड्स जो हैं, उनको बच्चों को करवाने के लिए कैसा माहौल होना चाहिए या कैसे हम उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कहानी सुनाने से संबंधित, बच्चों को कविता कैसे सुनाई जाए उसकी क्या तैयारी करवानी चाहिए, चित्रकला ड्राइंग कैसे करवाई जानी चाहिए, बच्चों को यह काम करवाने के लिए पहले तैयारी कैसे होनी चाहिए, अध्यापिका को या एक बाल गृह जो शिक्षा गृह है हमारा, उसके कार्यकर्ता जो वहाँ पे कार्यरत हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे बच्चों को ये एक्टिविटी करवाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले फैंटेंसी के बारे में है। फैंटेंसी क्या होती है ये आप पीछे पढ़ चुके हो, हमने एक लेक्चर में ये सारा कवर किया था फैंटेंसी। तो बच्चों के लिए कहानियों का संसार, कल्पनामय संसार जो है वो उनका अपना सजाया हुआ होता है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। बच्चों का अपना कल्पनामय संसार बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि जब बच्चों को कहानी सुनानी है, देखें जो आपका जैसे आप अपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया था उसमें भी आपने देखा होगा लिखते समय, बनाते समय कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा करिकुलम है, उसमें एक दिन कहानी होती है या कविता होती है, अलग अलग तरह की क्रियाएं करवाते हैं ताकि बच्चों में बोरियत ना हो और हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके उनको सिखाने का। तो कहानी सुनाने के लिए क्या करना चाहिए या कहानी कैसे सुनानी जानी चाहिए, कहानी कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। इस पर किसी भी तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप उससे डील कर सकें। कहानी सुनाने के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए, पहले उन्हें हम चित्र दिखा के तैयार कर सकते हैं, चित्र दिखाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, उन्हें प्रश्नों के द्वारा जुड़ा जा सकता है अपने साथ में। या जैसे आपने अपने प्रोजेक्ट में एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे जो शिक्षा कर्मी है, जो कार्यकर्ता है, वो बच्चों को पूछती है कि आप जब स्कूल आ रहे हैं तो रास्ते में आपने क्या देखा। तो ये चीज़ें होती हैं बुनियाद बांधने के लिए, नींव रखने के लिए कहानी सुनाने की जो शुरुआत करनी है। तो इस तरह से हम कहानी सुना सकते हैं अपने शरीर के हाव भाव, चाहे हमारे पास कोई भी सहायक सामग्री ना हो फिर भी हम अपने शरीर के हाव भाव से देखें। जैसे बच्चे आपस में करते हैं, आपस में खेलते समय बच्चे एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं, उनके हाव भाव देखा करो। आपके घर में जो बच्चे होंगे जब वो आपको कोई अपने साथ बीती कोई आप बीती सुनाएंगे या अपने स्कूल में कोई हुई घटना सुनाते हैं तो कई बच्चे बड़े रोचक ढंग से उस कहानी को कहते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव, उनके हाथों की कलाएँ, ठीक है, उनके शरीर के जो जेस्चर हैं, जो उनके हाव भाव हैं, ये दिखाकर वो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इसी तरह कार्यकर्ता ने भी इसी तरह अपने जो हाव भाव हैं, उनका अपनी बोली की जो लय है, ताल है, इंटोनेशन है, उससे हम अपनी कहानी को रोचक बना सकते हैं। तो ठीक है जी, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी चाहिए। और साथ में बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है, उनसे प्रश्न पूछते हुए, उन्हें प्रश्न पूछते हुए साथ में जोड़ना चाहिए कि अभी बताओ मैंने क्या किया या मैंने क्या बताया। जैसे हम किसी पात्र की कहानी सुना रहे हैं, किसी जंगली जानवर की कहानी सुना रहे हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं कि क्या किया शेर ने या क्या किया उस लालची कुत्ते ने। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होंगी बच्चों को अपने साथ जोड़े रखेगी। बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, चाहे आप कहानी सुना रहे हैं, अगर आप बच्चों को कविता सुना रहे हैं, कविता सिखा रहे हैं, कोई बाल गीत सिखा रहे हैं, तो वो पीछे उनका दोहराव होना चाहिए। आप आगे बोलिए, पहले आप एक बार पूरी उसे बोलकर सुनाएं, फिर एक एक लाइन बच्चों से पीछे बुलवाएं, फिर उसके बाद
बच्चों बारी बारी से बच्चों से जिन्हें याद हो जाए उनसे गवाना चाहिए वो बाल गीत। दूसरे बच्चे उनके साथ साथ बोलेंगे। साथ में अपने हाथों की कलाएं आप अपने साथ कोई ना कोई वाद्य यंत्र यूज़ कर सकते हैं, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, कुछ मुखौटे यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई चित्र दिखाए जा सकते हैं। अपने हाथों से, अपने शरीर की मुद्राओं से, अपने शरीर की एक्टिविटीज़ जो हैं जेस्चर बनाकर हम पात्र, कल्पनामयी पात्र जो है बना सकते हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो। तो इस तरह से अपनी एक्टिविटी को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। कहानी सुनाने का महत्व क्या होता है? इससे क्या है कि जो हम जानकारी उनको देना चाहते हैं, देखें आप कोई भी, जैसे हम ही हैं, आपने अपने बचपन में, चाहे आप छोटी उम्र में आपने 6-7 साल की, 8 साल की उम्र में कोई भी फिल्म देखी होगी तो वो अभी तक आपके दिमाग में बैठी होगी, आपको उसकी कहानी याद होगी। क्यों रहती हैं हमें कहानियाँ याद, या हमें क्यों गाने याद हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो जीवन है ना, जो मनुष्य जीवन है वो संगीत से ओतप्रोत है, संगीत से भरा हुआ है। हमारा जन्म से लेकर अंत तक संगीत हमारे साथ रहता है। तो संगीतमय चीज़ें जो एक लय में हो, एक ताल में हो, या किसी हाव भाव से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। तो कहानियाँ क्या है? कहानियों के पात्र जो कल्पनामयी होते हैं, उनके संवाद जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं, रोचक होते हैं। रोचकता जो है वो हमें किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने में सहायक रहती है। तो इससे क्या महत्व क्या बना? इससे महत्व ये बना कि हम अगर बच्चों को कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, अगर उसे कहानी के रूप में सिखाया जाए, जैसे हम नैतिकता भरना चाहते हैं बच्चों में, तो नैतिकता से संबंधित जो कहानियां हैं, जैसे हम लालची कुत्ता करवाते हैं, प्यासा कौवा करवाते हैं, ठीक है, इससे के अलावा दूसरी लोमड़ी वाली कहानी सुनाते हैं, ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, ऐसी कहानियाँ, इनका मतलब क्या है? एकता में बल है, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब है कि हम बच्चों में अच्छी शिक्षा भरना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान उनको देना चाहते हैं, नैतिकता उनमें भरना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें कहानियों का सहारा लेना पड़ता है, जो चीज़ें उनके कल्पना में बैठ जाएं, जो चीज़ें उनके ज्ञान में चिरस्थायी रहें, लंबे समय तक वहाँ पर रह सकें और उनका जो जीवन का मार्गदर्शन कर सकें। इसी तरह जो बाल गीत होते हैं, वहाँ पे भी हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनके शरीर से संबंधित जानकारी दे सकते हैं, उन्हें अच्छी आदतों के बारे में, जैसे शरीर को साफ रखना, नाखून साफ रखना, या अपने माता पिता का आदर सत्कार करना, आते वक्त उनको बुलाकर आना, उनका अभिनंदन करना, वेलकम करना किसी का, आए हुए का। तो ये चीज़ें जो है वो हम बाल गीतों के द्वारा अपने देश के बारे में जानकारी देना, अपने समाज के बारे में जानकारी देना, ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हम गीत के रूप में, काव्य के रूप में अच्छे ढंग से और जल्दी सिखा सकते हैं। ड्राइंग और पेंटिंग के संबंध में आपने पढ़ लेना है कि बच्चों को कौन कौन सी पेंटिंग करवाई जा सकती है। जैसे स्प्रे पेंटिंग होती है, रेत से पेंटिंग, ठीक है, ब्लो पेंटिंग का मतलब फूंक मारकर कोई पेंटिंग करना, ब्लो करना, किसी चीज़ को फूंकना। जैसे हम नाली में किसी जो स्ट्रॉ होती है, जूस पीने के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, उसमें हम रंग भरकर उसे बच्चे को मुंह में रख के फूंकने को कह सकते हैं। तो इस तरह जो चित्र, जो उसका कैनवस होगा, जो उसकी ड्राइंग शीट है, उसके ऊपर ब्लो पेंटिंग बन जाएगी। किसी तरह की भी धागे से पेंटिंग हो सकती है, हाथ, अंगुली, अंगूठे से पेंटिंग हो सकती है, पत्ती और फूल से पेंटिंग हो सकती है, या कोई सब्जियों के जो होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनसे हम पेंटिंग करवा सकते हैं, जिसे ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं। पहले मैंने बोला था ब्लो पेंटिंग, ब्लो करना, किसी चीज़ को फूंकना, और अब बोल रहा हूँ ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक बनाना किसी चीज़ के, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं पेंटिंग में। ड्राइंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी है, ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हम ड्राइंग में यूज़ करते हैं। बच्चों को क्या दे सकते हैं? शीट्स होती हैं, चौक हो सकता है, चारकोल हो सकता है, चारकोल मतलब कोला, कांटे, ठीक है, क्रेयॉन, ग्रेफाइट जैसे जो पेंसिल में सिक्का होता है उससे भी वो ग्रेफाइट का बना होता है। और इसके अलावा जो हमारे घर में बैटरीज होती हैं, सेल होते हैं, जो हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, उसे अगर तोड़ा जाए तो उसमें से जो बीच में से
डंडी रूप में निकलता है, वो भी ग्रेफाइट होता है। पेस्टल कलर्स हो सकते हैं, मार्कर हो सकता है, कलम और स्याही, पेंसिल, इंक, ब्रश, ये चीज़ें आप चित्रकला और ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। एक प्रश्न आपको गीली मिट्टी से भी आ सकता है। आसान से प्रश्न है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है कि गीली मिट्टी से बच्चों को कैसे खेल खिलाए जा सकते हैं। तो गीली मिट्टी से बच्चे अलग अलग तरह के मॉडल बना सकते हैं। ठीक है, बच्चों को गीली मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। हमारे घरों में भी आप देखते हो, सभी को गीली मिट्टी से खेलना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें आप उनको कलात्मक बनाने के लिए देखो, ये इसका जो लास्ट में हमारे पास जो प्रश्न बनेगा, ये क्या होती है, सृजनात्मकता है। ठीक है, बच्चों की इमेजिनेशन को, जो उनकी कल्पना है, उसको सृजना के रूप में लेके जाना, रचनात्मक बनाना, उनको कोई चीज़ें नई पैदा करने के लिए तैयार करना। मॉडल बनाना क्या होता है, अगर बच्चा किसी चीज़ का मॉडल बनाता है तो उससे क्या होगा, उससे भविष्य में वो अच्छा जो बुत बनाने वाला बन सकता है। ठीक है, उसके हाथों में कला ऐसी हो सकती है कि जैसे स्कल्पचर होते हैं, जो स्कल्पचर बनाते हैं, बुत बनाते हैं किसी चीज़ का, तो ऐसे बच्चे भी आप पैदा कर सकते हो कि जो इन चीज़ों की तैयारी कर सकें। तो बच्चों को गीली मिट्टी से आप खेल खिलाकर, एक तो क्या होगा कि उन नई एक्टिविटी होगी उनके लिए, उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। सृजनात्मकता देखें, क्रिएटिविटी के बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए आपको ये चीज़ें अगर करवाते हो आप ऐसी एक्टिविटी, तो बच्चे क्रिएटिव बनेंगे अपने आने वाले संसार में, अपने आने वाले जीवन में वो अच्छे क्रिएटर बन सकते हैं, अच्छे क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं। इसके अलावा और क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं आप, कोलाज बना सकते हैं। कोलाज क्या होता है आपको पता ही होगा कि आजकल तो सभी के मोबाइल्स में भी कोलाज बन सकते हैं। आप अपनी तस्वीरों को जोड़कर कोलाज बनाते हैं, मतलब अलग अलग तस्वीरों को काट कर उन्हें एक चित्र में लगाना, गोंद से उसे चिपकाते हैं, अलग अलग तस्वीरें काट के एक ही चित्र पे चिपकाना उनको। तस्वीरों को अलग अलग तस्वीरें लेकर उनको आप जोड़ना सिखा सकते हो बच्चे को। ऐसे एक तो उनके लिए नई एक्टिविटी बन जाएगी, दूसरा इसमें से भी वो क्रिएटिव आइडिया ले सकते हैं, कोई ना कोई मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देने के लिए वो एक पोस्टर के रूप में इसे तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि कौन से आप एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, जो आप कैसे तैयार करेंगे बच्चों को क्रिएटिव बनने के लिए, क्या क्या आपको काम करने चाहिए एक एजुकेटर के तौर पर, या एक शिक्षक के तौर पर, या एक केयर गिवर के तौर पर जो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, वो कैसे बच्चों को क्रिएटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि बच्चों को क्रिएटिविटी अपनी दिखाने के लिए अवसर देने चाहिए, मौके देने चाहिए। ठीक है, प्रमोट करने के लिए, क्रिएटिविटी प्रमोट करने के लिए उनको चांसेस देने चाहिए, मौके देने चाहिए। ठीक है, मौके कैसे मिल सकते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा है वो सारे मौके ही हैं। अगर आप अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं, उनको रचनात्मकता जो उन्हें पैदा करने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे बाय बर्थ ही क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है कक्षा में, तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये चीज़ें वरदान साबित होंगी। और जो बच्चे पीछे भी रहते हैं, जो इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होंगे, उनमें भी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, उनकी कल्पनामय सोच जो है वो ज़्यादा विकसित होगी, इमेजिनेशन पावर ज़्यादा बनेगी, उनकी क्रिएटिविटी उनमें पैदा होगी। तो एक चीज़, ऐसी एक्टिविटी करवाते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी करे,
ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो बहुत बढ़िया गीली मिट्टी से बहुत बढ़िया चीज़ बना दे, या वो पेंटिंग कर रहा है तो बहुत अच्छी पेंटिंग बना दे। ठीक है, आपके लिए ज़रूरी क्या है? आपके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ कर रहा है, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि बहुत टॉप क्लास की वो पेंटिंग या एक्टिविटी या जो वो कोई चीज़ बना रहा है वो बन जाए। हमारे लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? हमारे लिए एक्टिविटी, प्रोसेस, जो प्रक्रिया चल रही है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए, बजाय इसके कि उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उस वो बच्चा बना क्या रहा है। परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्रिएटिविटी के लिए जो हम प्रोसेस चला रहे हैं, जो एक्टिविटी प्रोसेस चल रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि उसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला, बना क्या। ये चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है बजाय सृजनात्मकता के लिए जो प्रोसेस चल रहा है उसके। बच्चों को अपना काम करने में आनंद देना चाहिए, उनको खुला छोड़ना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, पर उनको अपनी एक्टिविटी करने के लिए खुला छोड़ना चाहिए। उन्हें दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए, उनकी हेल्प की जानी चाहिए, बट उनको काम अपनी इमेजिनेशन पावर के अनुसार और अपनी दिमाग की जो उनकी क्रिएटिविटी है उसी के अनुसार उनको काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके लिए स्टिमुलेशन का इंतजाम होना चाहिए। मतलब बच्चों को स्टिमुलेशन मिलनी चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलनी चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए उनका कि वो नई नई चीज़ें क्रिएट करें, नई नई चीज़ें बनाने में उनकी रुचि बने। ठीक है, इसके लिए आप किसी इनाम का प्रबंध भी कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत बढ़िया काम करता है तो आप उसे इनाम भी दे सकते हैं, पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा हर बार इनाम के लालच में काम ना करे। इनाम के लालच में काम किया तो वो जस्ट एक होमवर्क बन गया। ठीक है, इसके लिए बच्चे के अपने आप मन में अपने अंदर से प्रेरणा पैदा होनी चाहिए। तो इसीलिए है ना कि हर एक बच्चा जो है वो मतलब हर एक बच्चा जो है वो अच्छा डांसर नहीं हो सकता, हर एक बच्चा जो है अच्छा बुत बनाने वाला नहीं हो सकता, हर एक बच्चा अच्छा पेंटिंग करने वाला नहीं हो सकता। पर सभी बच्चे आपकी कक्षा में पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। उनका काम क्या होता है कि हाँ, हमें होमवर्क मिला है, हमने उसे पूरा करना है। नहीं पूरा करेंगे तो सज़ा मिलेगी या डांट मिलेगी, अगर करेंगे तो गुड भी मिल सकती है, शाबाशी भी मिल सकती है, स्टार भी मिल सकता है। तो ठीक है, तो ये उनकी क्रिएटिविटी नहीं बनी। क्रिएटिविटी क्या होगा कि बच्चे के मन में रहेगा कि हाँ, मैंने अपनी मर्जी से कोई काम करना है, मैंने हर बार अपनी मर्जी से काम करके देना है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ, जब अध्यापक कहेगा तभी मैंने वो काम करना है। ठीक है, तो और चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो कि उनकी दिनचर्या जो है, उनकी जो रूटीन है, उनका डेली रूटीन है, उसमें आप ऐसी एक्टिविटीज़ जो है शामिल करें ताकि बच्चों में ये क्रिएटिविटी की भावना पैदा हो। डेली उनको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए जिनसे उनके मन में अपनी इमेजिनेशन को बाहर निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरणा मिल सके उनको। तो ये था आपका जो छठा चैप्टर। इसे आपने भी देख लेना है एक बार कि अगर आपको कोई अलग चीज़ ध्यान में ना रहे या कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है जी, इसे आपने एक बार फिर सुनना है, दोबारा सुने इसे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे तरह से ये टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।